हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर इस बढ़िया दिन के साथ। देखो, हमने कल आपको ऑर्थो, मेटा और पैरा डायरेक्टिव फंक्शन ग्रुप्स के लिए बताया था, है ना? तो कल कई लोगों ने मुझे ये पूछा कि सर आप हमें इसका मैकेनिज्म बताइए। मैकेनिज्म के लिए पूछ रहे सब लोग। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। मैं पहले आपको पूरा मैकेनिज्म बता देता हूं और इस मैकेनिज्म के बाद आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूं। आपको मैकेनिज्म पूरा याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको ये पूरा मैकेनिज्म रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखो कि रिएक्शन कैसे हो रही है और मैं इसके बाद आपको डायरेक्ट बताता हूं इसका ट्रिक कैसे याद रखो, है ना? नाउ मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। हमने कल आपको काफी सारे ऑर्थो, पैरा और मेटा में लिस्ट बना के दिए थे, जिसमें जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे उसमें से एक ग्रुप में यहां पे ले रहा हूं। कोई भी हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे वो मैंने लिस्ट यहां पे बना के दे दी है। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का लिस्ट है यहां पे, और साथ साथ में हमने इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बना के दे दिया है। ये भी काम की चीज है, राइट? ये अब नेक्स्ट स्टेप में काम आने वाला है। ओके, तो पहले चेक करते हैं कि कैसे ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्शन जो है वो शो होता है। तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि कोई भी यहां पे हम कंपाउंड लेंगे, अगर हमने बेंजीन लिया तो बेंजीन में तो कोई ऑर्थो पैरा की कहानी आती ही नहीं है, क्योंकि बेंजीन में तो सिंगल सब्स्टिट्यूशन में तो बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन को, वन ऑफ द 6 किसी भी हाइड्रोजन को हमारा इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर सकता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक में E+ होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और बेंजीन रिंग पर अटैक करने के लिए आता है, राइट? तो यहां पे देखो, ये हम बेंजीन रिंग के साथ E+ को रिएक्ट करने के लिए ला रहे हैं। E+ इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है ना? अब ये E+ कहां जाएगा, ये E+ कहां जाएगा वो डिसाइड करेगा यहां पे जो फंक्शन ग्रुप होगा वो। मान लीजिए यहां पे हमारे पास फंक्शन ग्रुप है NH2 जो कि एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मगर हमें पता नहीं, मान लो हमें पता ही नहीं है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, हमने ये पूरा सीक्वेंस याद रखा ही नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, NH2 है, तो NH2 अब कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाता है, या फिर इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जाने के लिए मजबूर कर देता है फोर्सफुली, राइट? ऐसा क्या होता है देखते हैं। देखो, आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी ग्रुप्स ले लोगे लिस्ट में कोई भी है, उन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारे जो है एक जैसा ही मैकेनिज्म शो करने वाले हैं। कोई भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपने ले ली, चलो इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो तो अब जान लो कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने बताया था पहले भी, वापस बताता हूं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से या फिर अनपेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड की ओर, पाई से प्लस की ओर जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पाई टू प्लस होता है, या फिर जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां से लेके पाई से प्लस की ओर जाता है। हमेशा ज्यादा से कम की ओर कोई भी चीजें जो है फ्लो होती है। अगर मैंने गर्म एक चीज ले ली और एक मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे एक और चीज ले ली, उन दोनों को, एक मेटल का टुकड़ा लिया गर्म और एक उसी मेटल का मैंने ठंडा टुकड़ा लिया, उन दोनों को जब मैं एक दूसरे के साथ रख दूंगा, एक दूसरे के ऊपर रख दिया मैंने, तो क्या होगा, गर्म टुकड़ा जो है वो धीरे 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 क्या करता जाएगा, वो ठंडा जो टुकड़ा है उसको हीट सप्लाई करता जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो हमेशा चीजें जो है वो हाई टू लो जाती है। यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो लो के साइड पे जाएंगे। इज इट ओके? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ?
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव टू पाई टू प्लस, नेगेटिव टू पाई टू प्लस, नेगेटिव बोलो या लोन पेयर बोलो सेम है, राइट, पाई टू प्लस। अब देखो यहाँ पे कहीं पे अनपेयर्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, किसके साइड पे जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के साइड पे जाएंगे। तो इसको दिखाता हूं मैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के साइड पे जा रहे हैं, और ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। लोन पेयर्स बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर गोज टू बॉन्ड पेयर गोज टू लोन पेयर। जैसे आपको सॉन्ग याद रखना है ना, एलपी टू बीपी, बीपी टू एलपी, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। तो ये लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, बढ़िया, वेरी गुड। चलो दिखाते हैं इसको कैसे होता है। देखो ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे माइनस, ये प्लस। व्हाई इट इज प्लस, बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो जो लूज करता है वो प्लस बनता है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो क्या बनता है, वो नेगेटिव, और बाकी के दोनों बॉन्ड्स जो है वो एज इट इज रहेंगे, उसमें चेंज नहीं होता। ठीक है, वापस यहाँ पे लोन पेयर आ गया, माइनस या लोन पेयर दोनों सेम है, हाँ, लोन पेयर, वापस वो सॉन्ग गाओ, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। ये आपका लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, ये बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बाहर आ गया। चलो दिखाते हैं उसको भी। देखो ये माइनस, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड तो है ही है, यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, चलो आपको अब गाना आ गया ना, क्या गाओगे, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, वापस बाहर जाएगा। वेरी गुड, आवाज अच्छी है आप लोगों की, वेरी नाइस, यू कैन बी अ सिंगर। डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, आ गए यहाँ पे, वापस से गाओ, क्या गाओगे, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। ओके, चलो दिखाते हैं यहाँ पे, ये बन गया बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर बाहर चला गया और बन गया लोन पेयर। अब तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए ना, तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वापस ऐसा ही ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बन गया। मगर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये जो इलेक्ट्रॉन जो थे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तीन बॉन्ड, उनका लोकेशन चेंज हो गया, उनका पोजीशन चेंज हो गया, राइट। तो ये है इस NH2 ग्रुप के आने की वजह से होने वाला स्ट्रक्चर या फिर होने वाला रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये मुझे 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, जिसमें इन 3 जगहों पे, ये वाला और ये वाला, ये 3 ऐसी जगहें हैं जहां पे ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज्ड, इसमें ये नीचे वाला कार्बन नेगेटिवली चार्ज्ड, इसमें वापस ये ऊपर वाला नेगेटिवली चार्ज बनता है। ये पोजीशन कौन से बेटा, ऑर्थो। ये पोजीशन कौन से बच्चे, पेरा। ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है और ये पेरा पोजीशन है। क्या दिख रहा है आपको, इस NH2 की वजह से, और ये प्रोसेस में हमेशा चलता रहता है। कौन सी 3 ऐसी जगहें हैं जो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज बन जाती है, दोनों ऑर्थो और नीचे वाला ये पेरा, दोनों ऑर्थो और ये पेरा। मतलब ऑर्थो और पेरा पोजीशन जो है क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच, वो ब्राइट दिखने लगती है। यहाँ पे इन तीनों जगह पे, ये वाला और ये वाला, ये ऐसी कंडीशन, ऐसी जगह हो गई जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा दिख रहा है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नाम ही उसका है, इलेक्ट्रॉन फीलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग, फीलिया का मतलब होता है लविंग, राइट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग कहां पे जाएगा, ऑर्थो या पेरा पोजीशन पे जाएगा। क्यों, क्योंकि इस NH2 ने इन तीनों पोजीशन को क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन से डेंस बना दिया। इज इट ओके, ये क्लियर हुई कहानी बराबर से बेटा। आपको ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ,
अगर आपको याद है, आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे हमेशा, हमेशा 5 स्ट्रक्चर बनेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहा होगा, मैंने बेंजीन के साथ मेनली 5 जगह पे 5 स्ट्रक्चर्स बनाओगे और 3 जगह पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज बन रहा है, 3 जगह पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है। आपका पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। इज इट ओके? ये क्लियर है? ओके चलो अब चेक करते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर यहां पे होता, मेटा डायरेक्टिंग होता, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग नहीं, मेटा डायरेक्टिंग, सारे ही ऑर्थोपेरा के लिए एप्लीकेबल है। ये आप यहाँ पे O- डालो, NH2 NHR OH कुछ भी रख दो, कोई भी ग्रुप रख दो, यही कहानी होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन है, ठीक है, मगर डोनेटिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होना चाहिए ऑर्थोपेरा। चलो मेटा के लिए चेक करते हैं। हाँ ओके यहां भी जैसे मैंने बताया कि हमें 5 स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ करने ही है, तो पहले 5 स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं फटाफट। ठीक है, अब यहां पे मैं कोई भी एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लूंगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मैं ले रहा हूं यहां पे नाइट्रो, N डबल बॉन्ड O, यहां पे O, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे होगा क्या, यहां पे ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। विथड्रॉइंग क्यों है? क्योंकि एक तो ये ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये वाले ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड ब्रेक करके क्या कर दिया, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया। इस ऑक्सीजन ने इस नाइट्रोजन से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, मतलब क्या हो गया, ये नाइट्रोजन बेचारा गरीब हो गया, गरीब हो गया ना, ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस गरीबी में वो क्या करेगा, उससे जो कम पावरफुल होगा, उससे जो वीक होगा, उससे वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से पावरफुल था, उसे नाइट्रोजन से खींच लिया, नाइट्रोजन नीचे वाले बेंजीन रिंग से ज्यादा पावरफुल है, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। चलो ठीक है, ये उसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाएंगे तो अब क्या दिखेगा आपको, वो देखना। हाँ, नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये खींच लिया गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ भी वही हो रहा है, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बन रहा है और ये वापस यहाँ पे बॉन्ड जा रहा है, यानी बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बन गया, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बन गया, यानी ये पाई बॉन्ड माइनस में गया तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये क्या बन गया, प्लस। आगे भी ये हो रहा था, आगे भी जितने भी स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें एक प्लस और एक माइनस होता था। पूरा मॉलिक्यूल तो आपका क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल रहता है, मगर उसमें सिर्फ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही रोटेशन होता रहता है। आगे वापस चेक करो, ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पाई जो है वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, राइट, पाई टू पॉजिटिव। चलो दिखाते हैं, पाई टू पॉजिटिव, ये यहाँ पे क्या, तो पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला एज इट इज, O पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया तो नीचे प्लस चार्ज, नीचे प्लस चार्ज आ गया। अगेन ये बॉन्ड नीचे जाएगा, ठीक है, और प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड N O माइनस, ये O, ठीक है। अगेन अब ये वाला पाई बॉन्ड नीचे आ जाएगा और प्लस साइन इस नाइट्रोजन पे चला जाएगा, तो ये नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये O और ये O, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या कर देगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, ये प्लस माइनस हट जाएगा, प्लस माइनस हट गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, मतलब वापस जैसा था वैसा ही कंपाउंड बन गया ना, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे बना हो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे एरो दिखा देता हूँ, तो क्या दिखाता है कि यहाँ पे बॉन्ड बन गया।
मगर इन दोनों में भी वापस जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो चेंज हो गया। अब देखो, अब ये चारों के पांचों जो कैनेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इन पांचों स्ट्रक्चर में ये तीन ऐसी जगहें हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन तीन जगहों पे देखो, ये एक ऑर्थो, ये पेरा और ये ऑर्थो, ये तीन ऐसी जगहें हैं जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस वजह से वो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो E+ है वो इन तीन जगहों पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नहीं जाएगा। तो कहां जाना पड़ेगा, कंपलसरी उसको जाना पड़ेगा इस पेरा पोजीशन पे, क्योंकि अब जो ये ऑर्थो पोजीशन का पेरा पोजीशन का जो क्लाउड था और मेटा पोजीशन का क्लाउड कम था, अब कंडीशन ये हो जाएगी कि ऑर्थो पेरा जो है वो क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। किसकी वजह से, नाइट्रो की वजह से। तो नाइट्रो ने यहां से इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए, तो अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किसका ज्यादा दिखाई देगा, है नहीं, वो तो वही रहा है, मगर दिखाई किसका ज्यादा देगा, मेटा का। इसलिए जो नया ग्रुप है वो कहां जाएगा, मेटा पे जाएगा। सो डू रिमेंबर, एक सब्स्टिट्यूशन आफ्टर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, if second group is approaches benzene ring, so always the second group attached to the ortho or para or meta position with the influence of this function group which has been already attached to the benzene ring. Benzene ring पे है, उसी पे डिपेंड करता है। बात क्लियर हुई, ये चीज समझ में आई बेटा बराबर से। ये नाइट्रो की वजह से या फिर ऑर्थोपेरा की वजह से या मेटा की वजह से क्या होता है बेंजीन रिंग में, तो बोले इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कम हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है। इज इट ओके? अब ये कुछ भी हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज याद रखो जो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूं। क्या याद रखोगे, इसका क्या कैप्सूल है, ये कैप्सूल खा लो, आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे, जो मैं कैप्सूल दे रहा हूं। पता है ना, कैप्सूल बनाने वाला डॉक्टर, I am a doctor who made a drug, not prescribed the drug. ठीक है, चलो कैप्सूल क्या है। अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने NH2 लिया था, वही लेते हैं हम। अगर ऑर्थो पैरा ग्रुप आ गया बेंजीन के साथ, तो हमेशा याद रखो कि ये ऑर्थो पैरा ग्रुप का जो ये लोन पेयर है वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन को डोनेट करेगा, यानी ऑर्थो और पेरा पोजीशन कैसे बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जाएगा, ऑर्थो और पेरा। और अगर मैं यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लेता हूं, मतलब NO2 ले लिया मैंने, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से पुल हो जाएंगे, ऑर्थो और पेरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। ये करता है डोनेशन, राइट। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑर्थोपेरा को ही डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ऑर्थोपेरा से ही विड्रॉ करेगा। मेटा पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेटा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही रहता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये गरीब बन जाते हैं, ऑर्थोपेरा गरीब बन जाता है, इसलिए मेटा को चांस मिलता है रिएक्शन करने का। जबकि ऑर्थोपेरा अगर रिच है तो मेटा को कोई देखेगा। आई बात समझ में, ये क्लियर हो गया इतना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थोपेरा को डोनेट करेगा, विड्रॉइंग हमेशा ऑर्थोपेरा से ही विड्रॉ करेगा, मेटा कहीं रोल में आता ही नहीं, इसका रोल पे कुछ नहीं। इज इट ओके? अब ये तो कब थी, ये बात कब थी, जब हम सेकंड सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे थे तब। अब मान लो मैं थर्ड सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं, ऑलरेडी मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है
मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन भी है। अब मैं थर्ड सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं, तो क्या होगा अब समझना बराबर से। हाँ, ये मिटा देते हैं हम पूरा। थर्ड सब्स्टिट्यूशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। थर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, चलो दिखा देते हैं, सारे स्टेप्स दिखाता हूं मैं। ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा है जिसमें हम नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। ठीक है, पहले मैंने नाइट्रो ग्रुप बना दिया, दिस इज नोन एज फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। नाउ सेकंड सब्स्टिट्यूशन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन में मैं इसका ब्रोमिनेशन करता हूं, FeBr3 Br2 माइनस HBr, तो ये Br जाएगा मेटा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग है, नाइट्रो जो है ब्रोमीन को कहां फेंकेगा, मेटा पे। ठीक है, अभी बताया ना हमने नाइट्रो का इन्फ्लुएंस क्या है, मेटा। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं यहां पे थर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब थर्ड सब्स्टिट्यूशन में मान लो मैं अल्काइलेशन करता हूं या फिर हेलोजिनेशन ही करता हूं, चलो वापस FeCl3 ले लिया, Cl2 ले लिया, माइनस HCl। अब मैं कर रहा हूं क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। अब समझना बराबर से। अब यहां पे हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप्स हैं, एक है नाइट्रो और दूसरा है ब्रोमीन। अब इन दोनों में से कौन सा फंक्शन ग्रुप ऐसा होगा जो इन्फ्लुएंस करेगा, जिसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, ऐसा कौन सा फंक्शन ग्रुप हो सकता है जो इन्फ्लुएंस करेगा। तो हमेशा याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शन ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोले तो ऑर्थोपेरा। आप यहाँ पे ये भी याद रख लो, ये ऑर्थोपेरा जो है ना, ये ऑर्थोपेरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। और मेटा जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है जबकि ऑर्थोपेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। देखा ना अभी हमने मैकेनिज्म में। तो अगर थर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो थर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेटा, थर्ड में दोनों को चेक करना है आपको, दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो डोमिनेंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो डोमिनेंट है, मतलब ब्रोमीन और नाइट्रो में डोनेटिंग कौन है, ब्रोमीन, राइट। ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है ब्रोमीन, हेलोजन है ना, X, राइट। तो ये डिसाइड करेगा कि नया ग्रुप कहां जाए। इसका अब कोई चांस नहीं है, अब इसकी कोई बारी नहीं है, इसको भूल ही जाओ, ये कुछ नहीं करेगा। क्योंकि पहले वो काम करता था, भले वो पहले आया था, मगर ब्रोमीन के आने के बाद ये क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। इसका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो ये डोनेटिंग ग्रुप जो है वो कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थोपेरा। तो इस ब्रोमीन का ऑर्थो पोजीशन हमें चेक करना है, ब्रोमीन का ऑर्थो। ब्रोमीन के लिए ये वाला पोजीशन ऑर्थो है, ब्रोमीन के लिए ये वाला पोजीशन ऑर्थो है, ये वाला ऑर्थो है, और उसका ये वाला पोजीशन जो है वो कौन सा है, पेरा। ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, ब्रोमीन ध्यान रखना, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो है, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये पेरा है ना। लक्ष्य दिया, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं भी, कोई जल्दबाजी नहीं, शांति से प्यार से सॉल्व करना है। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है। अब क्लोरीन जो है वो यहां पे भी आ सकता है, प्लस दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वो यहां पे भी आ सकता है, और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि वो यहां भी आ सकता है। तीनों अलग अलग है बेटा, तीनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। क्योंकि अगर नोमेनक्लेचर करोगे तो मान लो ब्रोमीन से हम शुरू करते हैं, तो ब्रोमीन के बाद ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे,
यहाँ पे ब्रोमीन के बाद ये सेकंड नंबर पे, यानी ब्रोमीन ये 1 2 3 4 अलग है। ये पोजीशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है सेकंड थर्ड पे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सेकंड और फिफ्थ पे, राइट। ये तो अलग ही है, ये तो ऑपोजिट साइड पे है। तो तीनों कंपाउंड्स आपके डिफरेंट है, तीनों कंपाउंड्स आपका अलग अलग। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, परसेंटेज। जब भी हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी तब हम हमेशा उसका क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे, परसेंटेज सोचेंगे क्या हो सकता है। तो हमेशा याद रखो कि जितना ज्यादा क्राउडेड उतना ही उसका स्टेबिलिटी कम। तो ये सबसे कम अमाउंट में मुझे मिलेगा। उसके बाद ये लास्ट में, मतलब ये ऑर्थो वाला है, ये पेरा वाला है। तो ये दोनों जो है वो आपको क्या मिल सकते हैं, ज्यादा अमाउंट मिल सकते हैं, वो लिस्ट अमाउंट में है। और सबसे ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है ये वाला, क्योंकि वो इसके पेरा पोजीशन पे है, ये इसके साथ क्या है, एंटी पोजीशन पे है, अपोजिट साइड पे है। तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ये मोस्ट स्टेबल है और अमाउंट में भी सबसे ज्यादा होगा परसेंटेज में, और ये सबसे कम हो जाएगा, ज्यादा क्राउडेड है इसलिए। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया इतना? ये हमने आपको थर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बताया। थर्ड सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट केस मैंने बताया कि अगर एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तब क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये विथड्रॉइंग है और ये डोनेटिंग है, तो जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो डोमिनेट नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो काम करेगा। डोनेटिंग के ऑर्थो, और अगर ये ऑर्थो पर डायरेक्टिंग है तभी डोनेटिंग है तो उसके ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद वाला थर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा केस सोचते हैं। दूसरा केस ये है कि मैंने जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन किया यहां पे ब्रोमीन का, मान लीजिए वहां पे मैं सेकंड सब्स्टिट्यूशन करता हूं सल्फोनिक एसिड का, यानी सल्फोनेशन करता हूं इसका। ठीक है, यहां से इसको मिटा देते हैं। ये वाला पार्ट मुझे चेंज करना है, सेकेंड पार्ट। अब मैं यहां पे ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, मैं कर रहा हूं इसका सल्फोनेशन। तो अभी तो नाइट्रो बैठा हुआ है, तो नाइट्रो बताएगा कि नया जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो कहां जाएगा, वो जाएगा इसके मेटा पोजीशन पे। तो SO3H ग्रुप कहां गया, मेटा पोजीशन पे चला गया, क्योंकि इसने बताया, ये इसका इन्फ्लुएंस लग रहा था उसको। ठीक है, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन की कहानी खत्म। थर्ड सब्स्टिट्यूशन, अब मुझे करना है यहां पे क्लोरीनेशन ही। अब आपको ये बताना है कि अब क्लोरीन जो है वो कहां पे जाएगा, कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन जो है वो जा सकता है। मैं यहां पे आपको नंबर्स दे देता हूं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, 1 2 3 एंड 4, ये पोजीशंस हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सी पोजीशन पे जाना चाहिए, फटाफट मुझे आंसर बताओ। 1 2 3 और 4 कौन सी पोजीशन पे ये जाना चाहिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए, अब तो दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए। अब बताओ, ओके, वेरी नाइस, चलो वेरी गुड, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। गुड। ओके, पूजा करेक्ट आंसर है, तेजस करेक्ट आंसर है, पूजा गीते सही आंसर है, ऐश्वर्या वेरी नाइस, ओके, अनुष, युक्ता, स्मिता सही है, श्रीकांत, विनीत, गणेश, अरे वाह बहुत सही, सारे आंसर सही दे रहे हो। साइशा, अदिति, तनय, सुनील पाटिल वेरी गुड, प्राजक्ता,
चलो कंचन, नाइस, जयेंद्र, ओके, लीशा, योगेश, अरे वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, भयंकर यार भाई साहब, जबरदस्त। करेक्ट, थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट है। दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आपको पता चल ही गया होगा दोनों डोनेटिंग है, और मैंने ऑलरेडी स्ट्रेंथ बता दिया है आपको। तो नाइट्रो ज्यादा पावरफुल है, तो नाइट्रो का जो मेटा पोजीशन होगा, नाइट्रो का मेटा पोजीशन होगा, वहां पे जाएगा आपका नया इलेक्ट्रोफाइल, राइट। वैसे अगर किसी ने SO3H भी सोचा होता, ऐसे ही पता ही नहीं होता कि सीक्वेंस क्या है, तो भी आपका आंसर सही हो जाता है, क्योंकि SO3H का भी ये मेटा पोजीशन है, SO3H का भी ये मेटा पोजीशन है ना। तो आपका आंसर SO3H से लोगे या नाइट्रो से लोगे, दोनों से सही है, मगर करेक्ट आंसर है नाइट्रो वाला। नाइट्रो से हमें चेक करना है कि थर्ड सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, तो थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना बनता है, थर्ड कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। चलो अब बताते हैं एक और क्वेश्चन, चलो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसमें आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूशन या फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां जाएगा, कौन सी पोजीशन पे जाएगा आपको बताना है। मैं पोजीशंस यहां पे लिख देता हूं, ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन में से वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, जो नया, यानी इसका हम जब और फर्दर इसका करते हैं ब्रोमिनेशन। चलो माइनस एट किया, तो इन 6 में से कौन सी जगह पे जाएगा ब्रोमीन, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। ओके सही है, कई लोग के आंसर्स आ रहे हैं, करो करो और मेहनत करो, सही है, दिमाग लगाते जाओ। यहाँ पे आपका आंसर सिर्फ सीक्वेंस से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, सिर्फ सीक्वेंस से काम नहीं चलेगा, और सीक्वेंस भी बराबर चेक करना पड़ेगा। सीक्वेंस से काम तो हो जाएगा, मगर सीक्वेंस को बराबर से चेक करना पड़ेगा, अगर गलती किया तो गए। ओके वेरी नाइस, चलो आंसर कई लोग अच्छे दे रहे हैं, ओके चलो अब सॉल्व करते हैं, आते हैं वापस बोर्ड पे। हमने आपको ये सिखाया था कि फंक्शन ग्रुप कौन कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। फंक्शन ग्रुप मैंने आपको चेक करना सिखाया था, है ना, लिस्ट भी भेजी थी मैंने, और फंक्शन ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस करा था। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में ये वाला फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है वो कौन सा है,
ये वाला फंक्शन ग्रुप है बेटा ईथर, ये ईथर है, ठीक है। और ये वाला फंक्शन ग्रुप जो है वो है सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। ये ईथर है और ये सेकेंडरी अमाइन है। अब ईथर और सेकेंडरी अमाइन को आप उसमें चेक करो, ईथर और सेकेंडरी अमाइन हमें उस सीक्वेंस में चेक करना है। अगर किसी ने ये सोचा है, अगर किसी ने ये सोचा है कि ये वाला O- जो है वो ईथर ग्रुप है, तो वो गलत है। ये ईथर नहीं है। ईथर का जो स्ट्रक्चर है उसमें उस ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन होना आवश्यक है, अति आवश्यक है दोनों साइड पे कार्बन होना। मगर यहां तो माइनस साइन है और एक साइड ही मुझे ये बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक तरफ कार्बन हो सकता है, दूसरी तरफ माइनस है, मतलब क्या है वहां, कोई श्योर नहीं है वहां, मतलब वो ईथर नहीं है। ईथर का सिंबल होता है OR, OR सिंबल होता है ईथर का। तो ये आपका ईथर है बेटा, देखो ये है ईथर और ये है आपका सेकेंडरी अमाइन ना, NHR सेकेंडरी अमाइन। खा गए ना, धोखा, गपला हो गया ना। कई लोगों ने सोचा कि ये O जो है वो NH के आगे आता है, इमीडिएटली इस O को मान लिया कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन को आप चेक करने शुरू कर दिए ना। दगाबाज है ये, दगाबाज। ये O- नहीं है, बी पर्टिकुलर, मैंने O- लिखा है, यहां पे O पे माइनस नहीं है। पहले फंक्शन ग्रुप चेक करो, बाद में इसको अप्लाई करो। पहले इस्तेमाल करें, बाद में विश्वास करें, मतलब पहले फंक्शन ग्रुप चेक करें, बाद में इसका आंसर दें, है ना। तो ये ईथर है और ये सेकेंडरी अमाइन है। तो सेकेंडरी अमाइन ज्यादा पावरफुल होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में, मतलब कि इस NH से ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब आपका आंसर 1 और 3 अगर है, 1 भी है तो भी करेक्ट है, 3 भी है तो भी करेक्ट है, या 1/3 करके भी कई लोगों ने आंसर दिया है तो भी करेक्ट है। अगर आपका 6 और 4 है तो गलत है। बट नेचुरली ज्यादातर लोगों ने 6 और 4 वाला आंसर ही दिया है, कई लोगों ने 6 4 दिया है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन देखते ही खुश हो गए, कूदने लगे, वाह सर आ गया, आंसर आ गया। अरे बाबा देखो तो सही साईं, ये आपका ईथर है, O- नहीं है बचुआ, ईथर और सेकेंडरी अमाइन है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाना पड़ता है इसके लिए, है ना। ये सीक्वेंस 2 3 4 बार लिखो, याद रख लो। अगर थर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड सब्स्टिट्यूशन के लिए तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। सेकंड सब्स्टिट्यूशन में तो आप फटाक से आंसर दे दोगे, कोई टेंशन नहीं, है ना। थर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। यहां पे जो एग्जांपल था उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जो ज्यादा पावरफुल विड्रॉइंग है उसी पे डिपेंड करता है कि नया फंक्शन ग्रुप कहां जाएगा वो है नाइट्रो। और अगर दोनों डोनेटिंग है, जो उसमें से जो ज्यादा डोनेटिंग है उस पर डिपेंड करता है कि नया फंक्शन ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा। इज इट ओके? सबको क्लियर हो गया ये कहानी? बराबर से पिक्चर क्लियर है? कोई दिक्कत होगी अब यहाँ पे? नहीं ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और एक बढ़िया सी चीज बताते हैं। हम वर्स्ट कंडीशन सोच रहे हैं, हम ऐसी कंडीशन सोच रहे हैं कि हमें ना तो कोई फंक्शन ग्रुप याद है ऑर्थोपेरा वाले, ना मेटा वाला कोई फंक्शन ग्रुप याद है, और ना ही मुझे ये सीक्वेंस याद है, ये सीक्वेंस भी मुझे याद नहीं। तो क्या करें? तो क्या होगा? अब देखो, दोनों सूरतों में आपको एक चीज तो यार, एक फंडामेंटल चीज तो पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये आंसर नहीं दे पाओगे। फंडामेंटल चीज ये है कि
डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, वो एक आपको पता चलना चाहिए। वो भी कैसे पता चले? तो ऐसा दिमाग में रखो कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो हमेशा डोनेटिंग होता है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इतना क्लियर है? अच्छा, किसी को ये भी नहीं पता कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके लिए भी आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं कि अगर आपके पीरियोडिक टेबल में वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, पीरियोडिक टेबल में जितना लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे उतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और जितना राइट हैंड साइड पे रहोगे उतना वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इज इट ओके? इतना भी क्लियर है? कोई बोलेगा सर हमें पीरियोडिक टेबल ही पता नहीं है, तो भाई साहब उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। पहले पीरियोडिक टेबल याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करो, सीक्वेंस याद करो, सब कुछ याद करो, 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, याद करो, है ना? इतना तो मैंने इजी कर दिया। तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि स्पून फीडिंग होगी, पूरा याद रखो, कोई ट्रिक भी नहीं दे रहा हूं, राइट? फिर भी एक एसएसटी याद रख लो, ये हमारा टेक्निक है। एसएसटी हमारा टेक्निक है। क्या याद रखोगे कि अगर यहां पे जो फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो OH जुड़ा हुआ है, यहां पे OH, और अगर यहां पे एक और फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है NH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है? उसी तरह से एक और फंक्शन ग्रुप को मैं यहां पे जोड़ देता हूं, C डबल बॉन्ड O एंड H। सेम वे एक और फंक्शन ग्रुप जोड़ते हैं, N डबल बॉन्ड O एंड O। अभी नाइट्रो जो लिया था वो। अब देखो, अगर इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ जो ये फंक्शन ग्रुप जुड़ा है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यानी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बाद जब बाहर जाओगे तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल अगर है, जैसे यहां भी ऐसे देखो, डबल सिंगल सिंगल, या उस तरफ जाओगे तो भी डबल सिंगल सिंगल। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अगेन सिंगल बॉन्ड, ऐसी कंडीशन हो जाए, बेंजीन से शुरू करो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला डबल सिंगल सिंगल जो है ये हमेशा क्या है, ये हमेशा बनता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। डबल सिंगल सिंगल अगर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनता है। जबकि यहां पे देखो, डबल सिंगल डबल, बेंजीन से शुरू करो, बेंजीन में डबल सिंगल डबल, आपके पास है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां भी वही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर डबल सिंगल डबल मिल रहा है तो वो क्या है, हमेशा मेटा डायरेक्टिंग। इज इट ओके? जितने भी फंक्शन ग्रुप्स आपके पास है उन सबको चेक कर लो, ये डबल सिंगल डबल में ही कहानी चल रही होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। दो एक्सेप्शन है मेटा पोजीशन में, NH3+ जो है उस पे डबल सिंगल डबल नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे। ये NH3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा होगा, यहां पे मैं NHHH प्लस है, तो यहां पे क्या हो रहा है, डबल सिंगल सिंगल ही हो रहा है, फिर भी ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, फिर भी ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन मेटा पोजीशन पे, हाँ, ये है CCl यानी CCl3, इसमें भी क्या है, डबल सिंगल सिंगल, यहां भी डबल सिंगल सिंगल है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो ऐसे दो एक्सेप्शंस आपको याद रखने होंगे मेटा पोजीशन में, NH3+ मेटा पोजीशन में है और CCl3, लास्ट में CCl3 भी ले सकते हैं, यहां पे डाल देता हूं मैं CCl3, ठीक है? तो ये दोनों जो है वो मेटा पोजीशन के लिए एक्सेप्शंस है। नेक्स्ट, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भी एक एक्सेप्शन है, उसमें भी एक एक्सेप्शन है,
और वो एक्सेप्शन है CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल ग्रुप, वो भी एक्सेप्शन है। इसको हटा देता हूं मैं। विनाइल ग्रुप हमारा एक्सेप्शन है ऑर्थोपेरा के लिए। ये बेटा है, ये भी बेटा है। ये CH डबल बॉन्ड CH2 अगर करोगे तो ये क्या हो रहा है, डबल सिंगल डबल हो रहा है ना। तो डबल सिंगल डबल तो किसके लिए बोला था हमने, मेटा के लिए। फिर भी ये क्या होता है, ऑर्थोपेरा। बस ये 3 एक्सेप्शंस याद रख लो, 3 एक्सेप्शन याद रखो, बाकी सारे फंक्शन ग्रुप अपने आप हो जाएंगे, राइट। अगर डबल सिंगल सिंगल है तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग विनाइल को छोड़ के, इस ग्रुप को छोड़ के, और अगर डबल सिंगल डबल है ऑल्टरनेट में, डबल सिंगल डबल तो मेटा डायरेक्टिंग इन दोनों को छोड़ के, NH3+ और CCl3 को छोड़ के। इज इट क्लियर? सिंपल हो गया। अब आपको ये सारा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड सब्स्टिट्यूशन तक तो बता ही सकते हो। थर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है तो उसके लिए मैंने आपको 2 रूल बताए। आपको ये सीक्वेंस याद रहनी चाहिए। पहला रूल तो ये था, पहला रूल जो 2 रूल में थर्ड सब्स्टिट्यूशन में, पहला रूल ये था कि अगर ये पहली कंडीशन ये थी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो डोनेटिंग वाला डोमिनेट करेगा। तो वो तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। इस केस के लिए भी आप ये सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पता हो जाएगा आपको कि एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग है। फॉर एग्जांपल ये भी दिया है और ये नाइट्रो भी दिया है, तो मुझे पता चल के जाएगा कि ये डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है। तो डोनेटिंग के ऑर्थो या फिर डोनेटिंग के पैरा पोजीशन पे नया सब्स्टिट्यूशन, थर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। ये तो केस 1 था, एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग। केस नंबर 2 में ये है कि मान लो दोनों डोनेटिंग है या दोनों विड्रॉइंग है। यहां पे नाइट्रो लगा दिया और यहां पे लगा दिया मैंने OH एंड NH2। इसमें दोनों डोनेटिंग है, सॉरी इसमें दोनों विड्रॉइंग है, इसमें दोनों डोनेटिंग है। तब आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, सेकंड सब्स्टिट्यूशन में भी आप लॉजिक से आगे जा सकते हो। थर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो 2 केसेस हैं उसमें से एक केस 1 आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, ये जो मैंने ट्रिक बताई उससे, SST से। फोर्थ वाला जो पार्ट है, मतलब थर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट, उसके लिए सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ये दोनों अगर डोनेटिंग है, दोनों विड्रॉइंग अगर है, दोनों विड्रॉइंग अथवा दोनों डोनेटिंग है, तो इन दोनों में से जो ज्यादा विड्रॉइंग होगा इन दोनों में से, इसमें से कौन ज्यादा विड्रॉइंग है, नाइट्रो और NH3 में, NH3+ में ज्यादा विड्रॉइंग है, तो ज्यादा विड्रॉइंग जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, ऑर्थोपेरा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसकी मेटा पोजीशन पे जाएगा कोई नहीं कोई नया फंक्शन ग्रुप। जो ज्यादा विड्रॉइंग उसकी मेटा पोजीशन, यानी ये और ये दोनों पोजीशन ऐसी है जहां पे नया ग्रुप जाएगा। ठीक है, सॉरी, दोनों डोनेटिंग है। अगर दोनों डोनेटिंग है तो चेक करना पड़ेगा दोनों में से कौन ज्यादा डोनेटिंग है। तो जो ज्यादा डोनेटिंग है OH और NH2 में कौन ज्यादा है, तो NH2। जो ज्यादा डोनेटिंग है तो उसकी ऑर्थो और उसके पैरा पोजीशन पे जाएगा नया सब्स्टिट्यूशन। ये इसकी मेटा पोजीशन पे है, ये इसका ऑर्थो, ये इसका पैरा पोजीशन, वहां पे जाएगा नया सब्स्टिट्यूशन। इज इट ओके? ये क्लियर हुआ सबको बराबर से? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक्सट्रीम केसेस बता दिए हमने आपको, एक्सट्रीम केसेस, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये थर्ड केस वाला भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो हंगामा हो जाता है, ओ थर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया, है ना। सो डोंट वरी, आपको सब कुछ आता है और सब कुछ कर सकते हो। चलिए हटा दें इसको, हटाए, आगे बढ़ते हैं। डन। चलिए, ये हमने जो डिस्कशन किया ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो बात करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, NASH।
नाश करने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कल इसके बेस पे एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो उसको ये क्लियर हो जाएगा। देखो हम यहां पे बेंजीन रिंग के साथ मान लो क्लोरीन अटैच्ड है, और हम यहां पे कोई एक न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं जो कि होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं होगा, मतलब कि बेंजीन रिंग का कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके साथ वहां पर अटैच नहीं होगा। ये कहां जाएगा? जहां पे ऑलरेडी फंक्शन ग्रुप अटैच्ड होगा वहीं पे जाएगा। मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे फंक्शन ग्रुप अवेलेबल होगा, जहां पे ऑलरेडी फंक्शन ग्रुप होगा। वहां नहीं कि जहां पे जगह खाली है, जगह खाली है वहां नहीं, जहां पे वो बैठा हुआ है ना वहीं उसको बैठना है, खाली जगह पे नहीं जाना है ना। उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिद्दी होता है। क्यों जिद्दी होता है पता है? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो रिच है। तो वो रिच बच्चों की तरह ही जो बीपीएल होते हैं ना, बीपीएल यानी पप्पा ना पैसे लेर, यानी तो पापा के पास पैसा है ना बीपीएल, उसके पैसे पे लेयर करते हैं, ऐसे है ये न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे कोई बैठा हुआ है, उसको लगेगा अरे ये जगह पे जहां पे बेंजीन बैठा हुआ, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन बैठा हुआ है ना, ये जगह अच्छी लगती है, तो मुझे क्लोरीन को हटाना है, वही बैठना है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या होते हैं? बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, है ना। बाद में आगे जाके उनको दिक्कत भी होती है, मगर हमारे लिए तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? किसी ना किसी एक न्यूक्लियोफाइल से। अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पे ये लिस्ट बनाई थी, ये जो लिस्ट बनाई थी वो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स थे। वो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब ये न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस लविंग है ये। तो ऐसे न्यूक्लियस लविंग कौन कौन से ग्रुप होते हैं? बनाते हैं लिस्ट इसका, राइट। चलो, न्यूक्लियस लविंग में होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल के लिस्ट में हम डाल सकते हैं OH माइनस, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, NH2 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, OR माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, NHR, NH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। ये सारे नेगेटिवली चार्ज हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स के लिए एक और बढ़िया सी चीज बताता हूं आपको। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए हम यहां पे ले रहे हैं साइनाइड, समझना बेटा बराबर से। साइनाइड नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल है वो। अगर ये न्यूक्लियोफाइल H प्लस पर अटैक करता है, लक्ष्य दिया, अगर H प्लस पर अटैक करता है तो अब इसका नाम न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इसका नाम हो जाता है बेस। क्योंकि OH माइनस बेस है ना बेटा, CN माइनस भी बेस है OH माइनस की तरह। इसको बेस कब बोलोगे? कब उसको बेस बोलोगे? जब वो H प्लस पर अटैक करता है। डू रिमेंबर, H प्लस पर अटैक करता है तो वो बेस है। अगर वो अटैक करता है किसी भी मेटल के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कोई भी ऐसे कोई भी मेटल के ऊपर अटैक करता है ये, खासकर हमारे ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर अगर अटैक करता है तो इसको बोला जाता है लिगेंड, जिसको बोलते हैं लिगेंड। हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर में साइनाइड माइनस को लिगेंड बोलते हैं, साइनो है ये, राइट, ये लिगेंड है। मगर जब ये साइनाइड जो है वो अटैक करता है किसी भी कार्बन के ऊपर, कार्बन प्लस के ऊपर, तब इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल।
ये समझा? ये न्यूक्लियोफाइल तब ही है जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ये H+ के ऊपर या मेटल के ऊपर अटैक करता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलते, उसको बेस या फिर लिगेंड्स बोला जाता है। इज इट ओके? ये बहुत काम की चीज है। इतना पार्ट बराबर से दिमाग में रख लो। अगर ये बराबर से समझ में आ गया तो आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। कभी भी आप इस न्यूक्लियोफाइल को बेस या फिर लिगेंड के नाम से नहीं जानोगे। अगर हम इसको कार्बन पर अटैक कर रहे हैं तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है यहाँ पे इस क्लोरीन की जगह पे, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन पर अटैक कर रहा है तो कार्बन कौन सा चार्ज वाला होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज वाला होना चाहिए। तो इस पर अटैक करके वो प्रोडक्ट बना सकता है। चलो चेक करते हैं कैसे हो सकता है, देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से मैं यहां पे एक कंपाउंड बनाना चाहता हूं। इस कंपाउंड के लिए मैं यहां पे ले रहा हूं NaOH 6 to 8%, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना? ये क्या है? डाउ प्रोसेस। इसका नाम है डाउ प्रोसेस। होता क्या है? सोडियम क्लोराइड माइनस हो जाता है और इसकी जगह पे आ जाता है OH। याद आया? डाउ प्रोसेस याद आया? फिनॉल का प्रिपरेशन का मेथड है ये। तो क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन किया तो मुझे मिला फिनॉल। अब फिनॉल में OH कौन है? OH हमारा वो बिगड़ा हुआ बच्चा है, न्यूक्लियोफाइल है, पैसे वाला, है ना? तो ये क्या करता है? इस क्लोरीन को रिप्लेस करता है और बनाता है वहां पे फिनॉल। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये नाश है, नाश, राइट? क्योंकि क्लोरीन का OH ने नाश कर दिया, हटा दिया उसको, तो उसकी जगह पे खुद आ गया। इज इट क्लियर? ये वाला रिएक्शन जो आपने पढ़ा हुआ है कई बार, ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़े। अब ये रिएक्शन होती कैसे है? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? किस तरह से ये बन सकता है, राइट? वो चेक करते हैं। कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे OH नहीं, साइनाइड भी ये करवा सकते हो, NH2 भी आ सकता है, पॉसिबल है, राइट? मगर हम पहले इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म चेक करते हैं। हाँ, देखो, पहले तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके बाहर जाए और आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। ये नेगेटिवली चार्ज होगा और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे गया तो ये नेगेटिव बन गया और ये बन गया पॉजिटिव। और अब आप जिसको ला रहे हो वो कौन है? नेगेटिवली चार्ज होगा। मान लो OH माइनस में लेके आ रहा हूं, तो OH माइनस कहां पर अट्रैक्ट होगा? इस वाले ग्रुप पर अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप पे हम ऐसे दिखाते हैं कि इस OH माइनस के इन्फ्लुएंस की वजह से वो कुछ ऐसा बन जाता है। चलो यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे Cl भी है, OH भी है। Cl ऐसे इजीली निकल नहीं जाएगा, वो थोड़ा रिटेलिएट तो करेगा कि मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूं, तू कहीं आ रहा है, राइट? तो उसको थोड़ा वो रिटेलिएट करेगा। तो अब ये झगड़ा चलता रहेगा। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखो वापस वो आ गया हमारा सॉन्ग, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। यहाँ पे बन गया बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये OH और Cl यहीं पे। ठीक है?
अगेन लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। और आगे बढ़ो, ये नेगेटिव हो गया, ये Ca, ये OH, ये बॉन्ड, ये यहां तक हो गया। देखा आपने क्या हुआ, OH ने इस कार्बन को अप्रोच किया, ये बॉन्ड बाहर चला गया। इसको दिखाता हूं मैं, OH ने इस कार्बन को अप्रोच किया तो ये बॉन्ड बाहर चला गया, ये माइनस हो गया और सीक्वेंस जो है वो ऐसे चलती गई। ठीक है, यहां तक आ गया। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में ऐसे तो हम सारे स्टेप्स अलग अलग बना सकते हैं, मगर मैंने स्टेप 1 में ये सारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लिया। स्टेप 2 में क्या होता है, अब ये यहां पे बॉन्ड बनाएगा और ये क्लोरीन बॉन्ड लेके चला जाएगा, मतलब कि ये बनाएगा यहां पे बॉन्ड और ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम ये दिखाते हैं कि यहां पे बॉन्ड बन गया, सॉरी इसको यहां पे बनाता हूं मैं, यहां पे बॉन्ड बन गया और ये क्लोरीन है, ये OH है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बाहर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, OH यहाँ पे आ गया और बॉन्ड यहाँ पे आ गया प्लस Cl माइनस। अब Cl को कैसे बाहर निकाल दिया, Cl को इस OH ने अपने 2 लाख रुपए दे दिए, क्लोरीन को बोला कि एक काम कर, तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा रुपीस है, मेरे पास जो पैसा है वो तू ले ले और निकल जा, है ना। इस क्लोरीन के साथ तो यहाँ पे रिटेलिएशन चलता रहा, झगड़ा चलता रहा। बाद में OH ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे मेरा चार्ज दे देता हूं, जा ऐश कर, तेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, जा। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, क्लोरीन खुश हो गया, हाँ ठीक है चलो ये जगह छोड़ दी मैंने, अपने पैसे लेके वो चला गया। सो इट्स अ लिविंग ग्रुप। अगर यहाँ पे उल्टा होता, मान लो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड बनता, क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ये OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता। अगर OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तब तो वापस अलग हो गया ना, यानी क्लोरोबेंजीन ही बच गया, तो कोई फायदा ही नहीं, तो कुछ हुआ ही नहीं रिएक्शन। जब ये क्लोरीन रिमूव होगा तब हमें ये प्रोडक्ट मिल सकता है जो कि है फिनॉल। इज इट ओके, ये क्लियर है ना सबको, है? तो OH किस तरह से क्लोरीन को रिप्लेस करता है, पहले तो वहां पर वो अटैक करता है, झगड़ा करता है, दोनों के बीच में रिटेलिएशन होता है। अब OH अपने इलेक्ट्रॉन्स इवेंचुअली किसको दे देता है, क्लोरीन को, और क्लोरीन निकल जाता है, उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। सुनना बराबर से बेटा, लिविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप यानी जो यहां से निकलता है वो लिविंग ग्रुप अगर वीक बेस है, अगर वीक बेस है तो वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। सो ये स्टेटमेंट याद रख लो, ब्रह्म वाक्य है ये ब्रह्म वाक्य याद रखो, वीक बेस इज गुड लिविंग ग्रुप, वीक बेस इज गुड लिविंग ग्रुप, समझा, राइट। तो OH ने क्या कर दिया, Cl को रिप्लेस कर दिया। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। 1 मिनट के लिए पूरा सीक्वेंस देख लो, बराबर से देख लो, ये बराबर से सीक्वेंस देख लो। बाद में कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं।
डन कर दो तो मुझे पता चले कि आप लोग देख पा रहे हो। मुझे आपके मैसेजेस नहीं दिख रहे, मतलब जाग रहे हो ना सब लोग? हेलो मोहन प्यारे, जागो। वेरी गुड, आ गए सब। ओके, इतना मग्न हो गए थे, इतना देख रहे थे। ओके चलो अभी क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए हमने पूछा है which one is more reactive towards NASH, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विद OH। OH के साथ कौन सा इजीली या फिर ज्यादा रिएक्ट कर सकता है ना? इसका अगर आपको आंसर इसके बेस पे समझ में आ जाता है तो मुझे बताओ सीक्वेंस क्या हो जाएगी। चलो सबसे ज्यादा है कौन सा एक है वो आपको बताना है, कोई भी एक जो है वो बता दो। चलो which one is more reactive, 1 2 3 4 में से कोई आंसर बताना। सीक्वेंस बाद में चेक करते हैं। ओके चलिए आंसर आ रहे हैं। हाँ ईश्वरी 1, वेरी गुड। प्रतिमा, सपना, ईश्वरी फर्स्ट सही है। ओके कंचन 1, अदिति यस, ओम करेक्ट है, पूजा सही है बेटा, पार्थ पटेल, सुनील नहीं नहीं गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, चलो आगे बढ़ो। अनुराग करेक्ट है 1, चलो। चिराग, साइशा वेरी गुड 1, फाइन फाइन फाइन। चलो देखते हैं अब ये कैसे। देखो एक मिसकंसेप्ट होता है, मिसकंसेप्ट ये होता है कि जो बल्की ग्रुप है वो इजीली रिमूव हो जाता है। मतलब कई लोग ऐसा लगता है कि आयोडीन बल्की है तो आराम से रिमूव हो जाएगा, मगर नहीं, यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हम OH माइनस ला रहे हैं ना, वो OH माइनस ऐसा कंपाउंड ढूंढेगा। मान लो मैंने ये चारों के चारों आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, इन चारों को मैंने एक ही बीकर में डाल दिया, एक बीकर में चारों को डाल दिया। अब मैं ऊपर से डाल रहा हूं NaOH उसके अंदर डाल रहा हूं, है ना। अब मुझे चेक ये करना है कि अब इसके अंदर रिएक्शन कौन जल्दी से करेगा। अब चारों को कंपेरेटिवली अगर चेक करो तो जिस कार्बन के पास बोले तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, जिस कार्बन के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा OH वहीं पर अटैक करेगा। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा फ्लोरोबेंजीन के पास। इस कार्बन के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो उस कार्बन को ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा। ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज बना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर? ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। सो मोर रिएक्टिव, द मोस्ट रिएक्टिव इज दिस 1 वाला आंसर जिनका है वो करेक्ट है। तेजस, श्रीकांत बढ़िया है, ऋषिकेश वेरी गुड फाइन, फर्स्ट वन जो है वो करेक्ट है। और अगर मुझे सीक्वेंस बनानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो सीक्वेंस बना सकता हूं मैं 1 2 3 एंड 4, ये सीक्वेंस बन जाएगी। क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन क्या कर देता है बेटा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीजिंग होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता जाएगा। इज इट ओके? तो इस तरह से ये आपका लिविंग ग्रुप कैरेक्टर और कहां पे नाश जो है वो काम करता है वो मैंने बताया। एक और काम की चीज, इसके साथ एक और कंसेप्ट बताता हूं आपको, है ना। आप देखना हाँ बराबर से। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर मुझे बराबर से आपको दिमाग लगा के बताना पड़ेगा। चलो इसको मैं रखता हूं ऐसे ही, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको।
क्वेश्चन सेम है, which one reacts with, which one is more, which one gives more mass with OH minus, है ना? यही क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस चेंज कर रहा हूं मैं, बराबर से देखना बेटा, बराबर से देखते रहना। बराबर से देखना, ये है 1, ये है 2, बस 2 ही ऑप्शन मैंने दिए हैं यहाँ पे, और भी दे सकता हूं मैं, मगर पहले 2 ऑप्शंस ही चेक करो, बाद में 2 और ऑप्शंस दे रहा हूं। 1 और 2 में से कौन इजीली कर सकता है बताओ? चलो पहले मुझे 1 और 2 में से आंसर बताओ जल्दी। सॉरी, ओके ओके, वेरी नाइस, चलो वेरी गुड, गुड एफर्ट। ओके वेरी नाइस, चलो ठीक है, वेरी गुड, 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2, ठीक है। चलो आंसर बताते हैं, समझना, अब लिखना बंद कर दो, अब देखो यहाँ पे, पेन छोड़ दो, मोबाइल मत छोड़ दो। Which one is more reactive towards NaS with OH minus? दोनों फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये वाला फ्लोरीन या फिर ये वाला फ्लोरीन, कोई भी ले लो, वो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ाता ही है, बढ़ाएगा ही वो पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब हमने ये वाला जो मैकेनिज्म बताया था, इस मैकेनिज्म में ये इस क्लोरीन का ऑर्थो पोजीशन है, ये इसका पैरा पोजीशन है, और ये इस तरफ का ऑर्थो पोजीशन है। तो इन तीनों जगह पे क्या जा रहा है? नेगेटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ पे ऑर्थो पे, पैरा पे, और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना? तो अगर ये नेगेटिव चार्ज को मुझे और स्टेबलाइज करना है, ये कार्ब एनायन है ना, ये कार्ब एनायन है, इस कार्ब एनायन के नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करना है, मुझे ज्यादा उसको स्टेबल बनाना है, तो इस पोजीशन पे, इस ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना आवश्यक है। जानते हो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आवश्यक है, और कार्बन नेगेटिव अगर है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आवश्यक है। तो इस ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो जो जुड़ा हुआ है, वो यहां पे आने वाले नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। पॉजिटिव चार्ज तो है ही है दोनों जगह पे, मगर जो फर्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव चार्ज बनने वाला है, वो नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो की वजह से क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है, जबकि यहाँ पे वो स्टेबलाइज नहीं होता, क्योंकि ये कूद के कहां चला जाएगा? इस ऑर्थो पे, ये वाला पोजीशन आएगा ही नहीं। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सो इट मेक्स दिस कार्ब एनायन मोर स्टेबल। अगर ये स्टेबल हो गया इंटरमीडिएट,
तो डेफिनेटली उसके साथ केमिकल रिएक्शन ज्यादा ही होगा। तो आंसर है आपका 1। सो याद रखो कि अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो बढ़ा देगा। इज इट ओके? चलिए 3 और 4 में भी मैं क्लोरीन क्लोरीन ही ले रहा हूं। अब 3 और 4 में बताओ, ये अलग है, ये अलग है। 3 और 4 में बताओ कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 या 4, या फिर 3 या 4 किसके साथ ये नाश जल्दी से हो सकता है, OH किसके साथ जल्दी से रिएक्ट कर सकता है? 3 और 4 जल्दी। अरे क्या बात है, क्या बात है, तुझसे छा गए। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आहा आहा आहा, लग रहा है कि जितने लोग हैं सबको समझ में आ गए। वेरी नाइस, सही है, सही है, गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखो हमने क्या बताया आपको अभी, हमने बताया कि यहां पे दोनों क्लोरीन ही तो है, तो फर्स्ट केस के मामले में तो क्लोरीन दोनों सेम तरह से होंगे। मगर अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो कहां कहां पे है, नाइट्रो ग्रुप है इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, जहां पे ये नेगेटिव चार्ज जाने वाला है। देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जाने वाला है। जहां पे नेगेटिव चार्ज जाने वाला है वहां पे नाइट्रो है वो अवेलेबल है, यानी विड्रॉइंग ग्रुप अवेलेबल है, जो क्या कर देगा, इस ऑर्थो और पैरा को ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। ऑर्थो पैरा पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। सो ऑब्वियसली थर्ड वाला आंसर जो है वो करेक्ट है, राइट। थर्ड पे जो फंक्शन ग्रुप है वो दोनों नाइट्रो है और दोनों विड्रॉइंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो इजीली OH को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, सॉरी Cl को सब्स्टिट्यूट कर सकता है OH। क्लियर? यहां पे नाइट्रो मेटा पोजीशन पे है तो नेगेटिव चार्ज तो यहां पे होगा और यहां पे होगा, तो ये तो कहीं इन्फ्लुएंस ही नहीं करता, ये नाइट्रो काम का ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिखो, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, nucleophilic aromatic substitution is dominant if ortho and para position of the compound is connected with ortho and para position have electron withdrawing group, electron withdrawing group कौन कौन से हमारे पास हैं, सारे मेटा पोजीशन वाले, सारे मेटा वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्लोरीन आराम से इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है। एक कमाल की चीज बताऊं, हमने अभी जो डाउ प्रोसेस देखा था, उस डाउ प्रोसेस में हमने क्या किया था, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया था। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते वक्त हमने 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा था, 360 डिग्री टेम्परेचर रखा था, ये हमने विगरस कंडीशन रखी थी। मगर मैं क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पे नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो और इस तरफ के ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दो, मतलब 2, 4, 6 पे नाइट्रो लगा दो और उसके साथ हम क्लोरीन को OH में रिप्लेस करना चाहते हैं अगर, तो हम सिर्फ वार्म वाटर से कर सकते हैं, गर्म पानी से सिर्फ हो जाएगा। वार्म वाटर मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है, यानी 50-60 डिग्री वाला पानी लेना है सिर्फ, वो 360 डिग्री कहाँ और 50-60 डिग्री कहाँ, ऐसा आपको वार्म वाटर लेना है। और वो अगर क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन में या फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन में डालोगे तो OH बन जाएगा इमीडिएटली,
कोई ज्यादा विगरस कंडीशन रखने की जरूरत नहीं, वो नाइट्रो ही काम कर देगा। इज इट ओके? तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक मेजर डिफरेंस है। वहां पे बेंजीन का जो रिंग है उसके ऊपर का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है EAS में, और यहां पे ये NAS में क्या होता है, बेंजीन के साथ लगा हुआ जो फंक्शन ग्रुप है वो फंक्शन ग्रुप को रिप्लेस करता है कोई भी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब न्यूक्लियोफाइल। इज इट ओके बेटा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई टेंशन नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मस्त वाला ये का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है, इस कंसेप्ट को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। SNAR टाइप का ये रिएक्शन है, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। SNAR बेस को बोला जाता है। क्लियर है ना? क्लियर हो रहा नहीं है? बिठाते हैं इसको। और अब मैं आपको देने जा रहा हूं कन्वर्जन्स। मैं आपको कन्वर्जन पूछ रहा हूं अब, राइट? मैं अभी जो कन्वर्जन्स आपको दे रहा हूं वो EAS के बेस पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बेस पे है। आपके पास जो 5 रिएक्शंस मैंने दिए थे उन्हीं को आप पहले दूसरे या तीसरे स्टेप में यूज करके कंपाउंड बनाओ। मैं आपको बाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ठीक है? कन्वर्जन्स दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको सॉल्व करके मुझे ग्रुप पे भेज देना है, इंडिविजुअल मुझे चैट पे भेज देना, मेरे नंबर पे या भेज देना, क्योंकि ग्रुप पे डालोगे तो बाकी सब भी देख लेंगे, कॉपी हो जाएगा ना वो, राइट? तो मुझे आप इंडिविजुअल भेज सकते हैं, और उसमें कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो। कन्वर्जन्स, नंबर 1, benzene to benzene meta disulfonic acid, benzene to benzene meta disulfonic acid. Number 2, benzene to orthochlorotoluene. Benzene to metabromo nitrobenzene. Number 4, toluene to chloro 4 nitro toluene. Toluene to 2 chloro 4 nitro toluene. And fifth one, toluene to
कैटेकॉल, टॉलरेंट टू कैटेकॉल। बेंजीन टू ऑर्थोजाइलिन, बेंजीन टू ऑर्थोजाइलिन, राइट। चलिए ये 6 कन्वर्जन्स जो है वो आपको करने हैं और आपको मुझे भेजना है इसका आंसर। ठीक है, डन। आज रुके यहां तक, कल यहीं से आगे जाएंगे। इसे मुझे 2-3 चार्ट बताते हैं, वो मैं बता दूंगा और कन्वर्जन्स में और भी काम आएगा, राइट। चलो बाय बाय, टेक केयर।